everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पता है कि हमें अशोका को पढ़ना है, तो ये पहले जान लेते हैं कि अशोका थे कौन। सो ही वाज अ वेरी ग्रेट एम्परर। हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात करा, बहुत ही ग्रेट एम्परर थे। और क्यों थे? क्योंकि यही वो ऐसे शख्स है जिसने पहली बार इंडिया को यूनिफाई किया था, यानी एक किया था। अब हिस्ट्री में अगर आप पहले जाते हैं, इनसे पहले जितने भी राजा थे वो किसी एक किंगडम पे रूल किया करते थे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उनका रूल चलता था। बट इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तभी तो इस टॉपिक का नाम है अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर, यानी बहुत बड़ा राज्य, जो कि एक क्या कहलाता है, साम्राज्य कहलाता है। तो ये अशोका जो थे हमारे, ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, तो जब बहुत सारी पीढ़ियां रूल करती है, यानी कि एक राजा है, उसका बेटा भी रूल करेगा, उसका पोता भी रूल करेगा, उसका होने वाला पोता भी उसी राजगद्दी पे जब रूल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायनेस्टी का नाम देते हैं। सो अशोका वाज फ्रॉम अ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि उसके डैड, उसके ग्रैंडफादर, उन्होंने भी रूल कर रखा था। और उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस डायनेस्टी की स्थापना करी। कैसे करी वो समझते हैं, आइए। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो हमारा मैप है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक एम्पायर को देख रहे हैं। क्यों एम्पायर को देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ, पूरे इंडिया को, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इसके अंदर कवर्ड है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमारा पाकिस्तान इसके कब्जे में है, इस मौर्यन एम्पायर के अंडर आएगा। सो दिस इज योर मौर्यन एम्पायर का मैप। नेक्स्ट चलते देखते हैं कि इस मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की। So, the Mauryan Empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. इसकी स्थापना, इस मौर्यन एम्पायर की स्थापना 2300 साल पहले की गई थी। और किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसमें इस रूलिंग डायनेस्टी की जो स्थापना थी, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था, वो चाणक्य का था, जिनका नाम है कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य एक ही इंसान है, सबसे बड़ी बात तो। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त को असिस्ट किया था कि वो इस डायनेस्टी की, इस एम्पायर की रचना करे। So, Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य या फिर जिसे हम कौटिल्य भी कह सकते हैं, उनके द्वारा ये असिस्टेड थे, सपोर्टेड थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे चाणक्य बहुत वाइज थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौटिल्यास अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इन्होंने जो अपनी किताब है उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कैसे मैनेज करना है पूरे एम्पायर को, क्या क्या आपको करना होगा कि आपका जो एम्पायर है वो एक साथ रहे, कैसे रूल करे, किस तरीके से लोगों को रखे, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो कोई भी इंसान जब रूल करता है, या फिर कोई भी इंसान, किसी को आइडिया लेनी होती है आज के टाइम पे भी अबाउट कैसे कहीं पे रूल करना है, या फिर किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को और अच्छा बनाना है, दे स्टडी दिस कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो इतने वाइज मैन थे कि आज भी उनके आइडियाज को लोग फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो बहुत वाइज मैन थे। There were several cities in the empire which included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला and उज्जैन। तो यहाँ पे इस एम्पायर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटी थी। इन इंपॉर्टेंट सिटी में सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा इसका कैपिटल पाटलिपुत्र, दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी है हमारी तक्षशिला, और तीसरी इंपॉर्टेंट सिटी है उज्जैन। कैपिटल था पाटलिपुत्र, तो वो तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होगा। तक्षशिला क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये गेटवे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि जब आप यहाँ पे ये मैप देखते हो तो यहाँ पे हमारा तक्षशिला है, इसके बाद वाला जो एरिया है वो मौर्यन एम्पायर में नहीं था, यानी कि इसके बाद हमारा मौर्यन एम्पायर खत्म हो जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो मौर्यन एम्पायर है यहाँ खत्म जब हो रहा है, तो इसके बाद हमने देखा था कि कुछ रेंजेस है, यानी हिल्स है। तो इसके बाद अगर कोई इस
तक्षशिला के बाद क्रॉस करे उन हिल्स को तो वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ईरान, इराक के अंदर वो प्रवेश करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी इस तक्षशिला के अंदर, तो इसको एक इम्पोर्टेंट सिटी माना गया था। क्योंकि हमने देखा था पास्ट में भी ईरान के साथ बहुत सारे ट्रेडिंग टाइज थे हमारे, वहां से बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर और इंडिया की चीजें उधर जा रही थी ईरान के अंदर। सो ये तक्षशिला एक इम्पोर्टेंट सिटी थी इसकी वजह से। दूसरा, उज्जैन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये गेटवे प्रोवाइड कर रहा है नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया को सदर्न पार्ट में और सदर्न साइड ऑफ इंडिया को नॉर्दर्न साइड में, यानी यहीं से लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिटी था हमारे मौर्यन एम्पायर के अंदर। तक्षशिला was a gateway to northwest including central Asia। सेंट्रल एशिया में यहाँ से जाया जा सकता था। वहीं उज्जैन lay on the route from north to south India। यहाँ पे रूट, ये जो उज्जैन था वहां पे रूट था नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जाने का। Merchants, officials and craft person probably lived in these cities। यानी कि इन इम्पोर्टेंट सिटीज के अंदर व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे। ऑफिशियल्स यानी कि जो लोग राजा के लिए काम कर रहे थे वो लोग रहते थे और क्राफ्ट पर्सन्स भी रहते थे। तो बड़े बड़े नामचीन हस्ती इन इम्पोर्टेंट सिटीज में रहा करती थी। बाकी के जो लोग थे जैसे कि आपके हंटर गैदरर्स हो गए, आपके जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं जैसे फार्मर्स हो गए, वो आउटस्कर्ट्स पे रहते थे, वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट सिटीज में रहा करते थे। अब क्योंकि ये जो हमारा मौर्यन एम्पायर है क्योंकि ये बहुत बड़ा था, तो जस्ट लाइक इंडिया इसके अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। यहाँ पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। यानी कि अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की तो यहाँ पे कल्चर्स भी होंगे। तो इट मीन्स कि अशोका ने क्या किया, अशोका ने डाइवर्सिटी को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और इस पूरी डाइवर्सिटी को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया रखा, एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर रखा, अपने एम्पायर का एक पार्ट रखा इन कल्चर, इन लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। बाकी के एरिया में विलेजेस थे जहाँ पे हर्डर्स रहा करते थे, पशुपालक और कृषक रहा करते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे there were forests where people gather forest producers and hunted animal for food। अब सेंट्रल इंडिया के अंदर फॉरेस्ट अच्छी खासी थी, तो यहाँ पे जो लोग थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जिंदा रहते थे, हंटिंग करके अपना पेट भरते थे। People in different part of the empire spoke different languages. They probably ate different kind of food and wore different kind of clothes as well। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे इस मौर्यन एम्पायर के अंदर डाइवर्सिटी का एक एलिमेंट दिख रहा है कि वो अलग तरीके की खान पान है, उनकी लैंग्वेज अलग है और परिधान यानी पोशाक भी अलग अलग है। सो मौर्यन एम्पायर में वी कैन इजीली सी कि देयर इज डाइवर्सिटी एंड इस डाइवर्सिटी को हमारे अशोका, हमारे जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसने एक्सेप्ट किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर। हमने देखा कि एक एम्पायर के अंदर क्या क्या होगा, एम्पायर के अंदर चीजें क्या हो जाएंगी, लार्ज स्केल पे हो जाएंगी। वहां पे अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट सिटी होगी वो सब एक नहीं होगी, वो कई सारी हो सकती है। जैसा कि हमारे मौर्यन डायनेस्टी के अंदर थी, मौर्यन एम्पायर के अंदर थी, कौन कौन थी, इसका एक कैपिटल था पाटलिपुत्र, दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिटी थी दैट वाज तक्षशिला एंड थर्ड वाज उज्जैन। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो कपड़े पहने जा रहे थे, जो फूड खाया जा रहा था वो भी डिफरेंट था। लोगों के द्वारा ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट था कि कुछ लोग फार्मर हर्डर्स थे तो कहीं कुछ लोग हंटर गैदरर्स थे। वही हमने ये भी देखा कि कुछ लोग अच्छे सिटीज में रह रहे थे, इम्पोर्टेंट सिटीज में रह रहे थे और वो लोग कौन थे, वो लोग मर्चेंट यानी ट्रेडर्स थे, कुछ ऑफिशियल्स भी थे और कुछ लोग क्राफ्ट पर्सन थे और दूसरी जगह में फार्मर हर्डर्स और बाकी के लोग रहा करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक एम्पायर था, क्योंकि ये एक साम्राज्य था, क्योंकि ये एक बड़े एरिया में फैला हुआ था। So this is all about this topic. I will see you in the next topic. So till then, keep learning with us and stay safe. Bye.